वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं दोस्तों आपके साथ स्कूल का पेपर क्लास 11th का फाइनल एग्जाम पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो स्कूल है मेरे पास दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारका का पेपर है क्लास 11th का फाइनल एग्जाम। स्टार्टिंग में कुछ एमसीक्यूज अच्छे हैं, उन एमसीक्यूज से स्टार्ट करते हैं अपना, फिर आगे आगे मूव करते हैं। कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स आएंगे, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी और फाइनल एग्जाम का पेपर है। आइए सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आराम से पढ़ते हैं, जरा क्या लिखा हुआ है। सन्ड्री डेटर्स इन द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर्स दिए हुए हैं 20,000। फर्दर बैड डेट्स हो गए हैं 1,000। इट इज डिजायर्ड टू क्रिएट अ प्रोविजन, प्रोविजन बनाना है 5% डेटर का, एंड 2% बनाना है डिस्काउंट भी, यानी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी है। क्वेश्चन में पूछा है सन्ड्री डेटर्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स कैसे अपीयर होंगे। तो आइए जरा फॉर्मेट समझते हैं इसका। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास ट्रायल बैलेंस में डेटर कितने दिए हुए हैं। ये हैं हमारे पास 20,000, 20,000 के डेटर्स हैं। सबसे पहले इसमें से माइनस होते हैं फर्दर बैड डेब्ट्स, जिसको आप बोलते हैं न्यू बैड डेब्ट्स। तो न्यू बैड डेब्ट्स कितने दिए हुए हैं 1,000। सिर्फ फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस होते हैं। नेट आंसर आ गया 19,000। इस 19,000 में से फिर हम माइनस करते हैं न्यू न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो न्यू प्रोविजन कितना दिया हुआ था, न्यू प्रोविजन है 5%। तो अगर मैं इसका 5% निकालूं तो इसका 1900 और ये हो गया 950, ये आ गया 5%। मैंने 5% निकाल दिया। तो 19,000 का फटाफट देखते हैं, 19,000 इंटू 5%, ये आ गया 950 और मेरे पास बैलेंस अमाउंट आ गया 18,050। अब इसमें नया क्या था, इन्होंने कहा था 2% का डिस्काउंट भी बनाना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो सीक्वेंस आप याद रखेंगे। अब इसका 2% आप बनाएंगे न्यू प्रोविजन, मगर न्यू प्रोविजन किसके ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर। तो सबसे पहले बैड डेप्ट माइनस करते हैं, फर्दर बैड डेप्ट, फिर करते हैं न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, फिर लास्ट में माइनस करते हैं न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और वो है 2%। तो इसका 2% आ गया 361। जो नेट आंसर आएगा दिस विल बी शोन अंडर बैलेंस शीट। तो ये आएगा बैलेंस शीट के अंदर -17689। तो सीक्वेंस के थ्रू आपको क्वेश्चन समझ आ गया। जरा चेक करते हैं, इसका आंसर है सी 17689। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। मैं आपके साथ ऐसे ही एमसीक्यूज डिस्कस करता रहूंगा, जिससे आपकी पेपर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन अच्छा था। दूसरा क्वेश्चन है ग्रुपिंग और मार्शलिंग बैलेंस शीट के अंदर। ये क्वेश्चन बार बार आता है। ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ग्रुपिंग का मतलब आप समझिए। असेट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। एक होती है नॉन करंट असेट्स, जिसको बोलते हैं फिक्स असेट्स, दूसरी होती है करंट असेट्स। करंट असेट्स के अंदर वो असेट्स आती हैं जो 12 महीने के अंदर खत्म हो जाती हैं, और नॉन करंट असेट्स में वो आती हैं जो 12 महीने से ज्यादा असेट्स होती हैं। तो ग्रुपिंग का मतलब आपने ग्रुपिंग करा है किस किस में, आपने कुछ असेट्स को दिखाया है नॉन करंट असेट्स के अंदर, यानी 12 मंथ से ज्यादा वाली, और कुछ असेट्स को दिखाया है करंट असेट्स में जो 12 महीने से कम होती हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग। मार्शलिंग का क्या मतलब होता है, अगर हम बैलेंस शीट की बात करें मार्शलिंग, तो मार्शलिंग में दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, और एक आता है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, दोबारा समझते हैं। मार्शलिंग में दो बातें, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस और इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। परमानेंस का मतलब पहले आप अपनी बैलेंस शीट में नॉन करंट असेट्स को दिखाएंगे। आई रिपीट, बैलेंस शीट के अंदर पहले आप नॉन करंट असेट्स को दिखाएंगे, बाद में दिखाएंगे करंट असेट्स को। दिस इज कॉल्ड परमानेंस। लिक्विडिटी के अंदर क्या करना है, उल्टा करना है। पहले बैलेंस शीट में करंट असेट्स आएंगी, यानी जो 12 महीने के अंदर खत्म हो जाती हैं, उसके बाद आएंगी नॉन करंट असेट्स। तो ये होता है मार्शलिंग। कुछ एग्जांपल्स जरूर याद रखेंगे कि नॉन करंट असेट्स क्या होती हैं, जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, एसी हो गया, जिनकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा होती है। करंट असेट्स क्या होते हैं, जैसे कैश, बैंक, डेटर्स,
स्टॉक, ये सारे हमारे क्या बन गए हैं, दिस इज कॉल्ड करंट असेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारे क्या होते हैं, करंट असेट्स। तो एग्जांपल्स आप मेरे जरूर याद रखेंगे। आगे चलते हैं, इसी का और पार्ट, एक्सेस ऑफ डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एक्स्ट्रा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने छोटा सा P&L अकाउंट बनाया, ये है डेबिट साइड, मान लेते हैं डेबिट साइड है 1000 रुपए और क्रेडिट साइड में आ रहा है 900 रुपए। मतलब समझे आप क्या लिखा हुआ है, एक्सेस ऑफ डेबिट, डेबिट ज्यादा आ रही है 100 रुपए से, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिफरेंस इधर आएगा, 100 रुपए का डिफरेंस आएगा, जिसको आप बोलते हो नेट लॉस। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो आंसर आएगा नेट लॉस में। ये हो गया इसका आंसर, एक्सेस ऑफ डेबिट इन P&L। हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस में आता है, कॉस्ट प्राइस और रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अजीत इज अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर who supplies stationery to various government offices. He secures orders amounting to rupees 5 lakh, यानी सर उसके पास एक ऑर्डर आया है, वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास ऑर्डर आया है 5 लाख रुपए का। He treat this order as a sales and takes as the revenue 5 lakh into the account of computing profit. Is Ajit is right? Give reason. So answer is no. अजीत के पास अभी सिर्फ ऑर्डर आया है, ना ही उसकी सेल्स है ना ही उसकी रेवेन्यू है, तो ऑर्डर इज नॉट अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ये कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। तो अजीत इसके अंदर सही नहीं है, उसको रेवेन्यू नहीं मानना चाहिए, बिकॉज ऑर्डर मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस नहीं होती हैं। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विक्रांत परचेज्ड अ मशीन, 1 अप्रैल को मशीन खरीदी है, 5 लाख की डेप्रिसिएशन लगा है, 20% वॉज चार्ज ऑन मशीनरी फॉर 2 ईयर्स। 1 अप्रैल 2013 में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूस टू 10%, नो मेंशन इन दिस चेंज। यानी सर पहले डेप्रिसिएशन का रेट था 10%, अब हो चुका है 10%, और लिखा है नो मेंशन ऑफ दिस चेंज वॉज मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेंशन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। दोस्तों एक बार डेप्रिसिएशन का जो रेट होता है, जो मेथड होता है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल कहता है, दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। चेंज मेंशन नहीं किया है, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल वायलेट किया है, तो करेक्ट आंसर इज कंसिस्टेंसी। और आगे चलते हैं, ये एमसीक्यूज थे, बाकी थोड़ा सा इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्वेश्चन नंबर 6, नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन इसमें कौन सी नहीं है, पढ़ें जरा। विड्रू 10,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, प्रोप्राइटर विड्रू 2,000 फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म टू पे द स्कूल फीस ऑफ द सन, ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। प्रोप्राइटर विड्रू 12,000 हिज पर्सनल अकाउंट टू पे स्कूल फीस, ये दिस वन इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। प्रोप्राइटर ने पैसे निकाले हैं अपने पर्सनल अकाउंट से और अपने बच्चे की सन की स्कूल फीस पे करी, यानी ये पर्सनल ट्रांजेक्शंस हैं। करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक वाला क्वेश्चन तो दोस्तों हर साल और हर एग्जाम के अंदर आता ही आता है कि कौन सी क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक है। व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड, जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली प्रेजेंट की जाती है तो कौन सी करेक्टरिस्टिक होती है, इसका मतलब है अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, कंपैरेटिबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी। और आगे चलें, ये आ गया हमारे पास एक्यूरल बेसिस मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर यहां पर पूछा गया है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, और इसी के और पार्ट में पूछा गया है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो जो चैप्टर 3 है हमारा प्रिंसिपल्स, उसके अंदर ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हैं, उसको एक बार दोबारा से स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, ये कब बनाई जाती है, whenever a bank statement is received. The preparation of trial balance helps in
assessing the financial position, locating errors of all types, preparation of final accounts, none of the above। ये ट्रायल बैलेंस हमारा हेल्प करता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स में। ये दोस्तों एक हमारा आ चुका है पासबुक का क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ बिजनेस रिसीव्स अ बैंक स्टेटमेंट, यानी पासबुक आई है, उसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस है 8500 ओवरड्रॉन। इट इज found that there were unpresented checks 20,000 and uncredited deposits overdraft as per cash book। इसका मतलब अगर मैं BRS बनाऊं यहां पर, BRS प्लस माइनस, आपके पास ओवरड्रॉन है वो भी है बैंक स्टेटमेंट। इसका मतलब आपके पास जो बैलेंस दिया है वो दिया है पासबुक का, ओवरड्रॉन का मतलब नेगेटिव साइड। अब चलते हैं आगे, हमारे पास पासबुक है। इट वॉज फाउंड दैट अनप्रेजेंटेड चेक ऑफ 2000, अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब होता है कि आपने चेक इशू किया था, कैश बुक में क्या किया था आपने, माइनस किया था, अब बैंक में जाके आपने प्रेजेंट नहीं करा, अनप्रेजेंटेड, यानी पूरी लाइन होती है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कैश बुक ने माइनस कर दिया था 2000, अभी तक बैंक में वो प्रेजेंट नहीं हुए, बैंक ने माइनस नहीं किया है, बट कैश बुक में माइनस हो गया है। आपके पास पासबुक है, आपको सोचना है कैश बुक के अकॉर्डिंग। दोबारा बोल रहा हूं, कैश बुक के अंदर माइनस हो चुका है, तो हम भी पासबुक में क्या करेंगे, माइनस। और चलते हैं, अनक्रेडिटेड डिपॉजिटेड्स, अभी तक बैंक के अंदर क्रेडिट नहीं हुआ है, यानी बैंक के अंदर प्लस नहीं हुआ, कैश बुक ने प्लस किया था, तो आप भी क्या कर देंगे, आप भी इसको प्लस कर देंगे, बिकॉज कैश बुक में प्लस हो चुका था। अब लास्ट आंसर देखते हैं, इसका नेट आंसर कितना आ रहा है, 500 तो नेगेटिव में आ रहा है, 9000 ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट ऑफ कोर्स ओवरड्राफ्ट आएगा इस पर कैश बुक, और करेक्ट आंसर है 9000। तो मैं ऐसे ही अलग अलग स्कूल्स के पेपर्स के जो जो एमसीक्यूज हैं, कुछ एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा, जिससे आपकी रूटीन प्रैक्टिस बने रही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट स्कूल का पेपर और उसके कुछ एमसीक्यूज आपके साथ लेके आऊंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन।